7 है वर्क, पावर एंड एनर्जी। सही है। तो सबसे पहले वर्क समझते हैं हम कि वर्क है क्या। वर्क से रिलेटेड में जो है एमसीक्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्क को लिखते हैं तो वर्क को वर्क भी कहते हैं और वर्क डन भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है एफ, ये फॉर्मूला है इसका, डॉट हटाई क्या लगा देते हैं, एफ एस कॉस थीटा। सही है। डेफिनेशन क्या है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। बात को पहले और समझना है उसके बाद लिखना है, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो क्या करे, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, या तो फोर्स की डायरेक्शन में या तो फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे जब आप जमीन पर चलते हैं तो फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ में, इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। What is work done? Work done is defined as whenever the force acts on the body, as such the body displays in the or against the direction of the force. ठीक है। इंडिकेट करवाते हैं कैपिटल W से। फॉर्मूला है F डॉट S, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला क्या है बेटा, F डॉट S, डॉट बढ़ाते हैं cos थीटा का फंक्शन यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है cos थीटा। जब किसी इक्वेशन में एंगल का इस्तेमाल हो तो उस इक्वेशन को, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम भी करवा सकते हैं, मिनिमम भी करवा सकते हैं, नेगेटिव भी करवा सकते हैं। अगर वर्क डन को मैक्सिमम करवाना हो तो वर्क डन मैक्सिमम भी हो सकता है, वर्क डन कौन सा, मैक्सिमम, और एक वर्क डन कौन सा है, मिनिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन करवाने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। क्या इंक्लूड करेंगे इसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू जो है मैक्सिमम आए। अगर आप cos 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है, 1, तो 1 पे ही मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस what is the meaning of angle 0 degree? It means the force and the displacement both are parallel to each other. ठीक है ना। ऐसा है एंगल बिटवीन them is 0 डिग्री, इसके दरम्यान एंगल कितना है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, F W is equal to F S cos 0 किसके बराबर होता है। तो वर्क डन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, F into S। ये मैक्सिमम वर्क डन हो गया। मिनिमम वर्क डन के लिए क्या पुट करेंगे, एंगल 90 डिग्री। ये हो जाएगा वर्क डन मिनिमम इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा जो है, हम थीटा कितना पुट करेंगे, 90, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो 0 से जब ये एफ एस मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्क डन मिनिमम कितना आएगा, 0। तो मिनिमम की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0। मिनिमम की जो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, 0 से अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो आंसर क्या आएगा, -1, -2, -3। एक बटन आ रहा है मेरे पास 0 जूल, एक बटन क्या आ रहा है मेरे पास, और एक बटन आ रहा है मेरे पास -2 जूल। तो कौन सा बटन बड़ा है, 0 या 0? क्योंकि 0 जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, सही है ना, और 0 से हम पीछे आ रहे हैं -1, -2, -3, -4। तो एक बटन माइनस का 5 जूल है और एक बटन जो है वो 0 जूल है, तो वर्क डन मिनिमम हो गया 0। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे कि माइनस का 5 जूल बड़ा है कि 0 जूल बड़ा है, तो हम बोलेंगे 0 जूल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, माइनस का 5 जूल क्या है, कम है। तो इसीलिए ये वर्क डन मिनिमम जो होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 जूल। सही है। इसके बाद एक है नेगेटिव वर्क डन, क्या है, नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला जो है वर्क डन का क्या है, एफ एस कॉस थीटा। ऐसा क्या एंगल पुट करें जो वर्क डन ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। थीटा शुड भी क्या 180, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180। कॉस 180 का जो आंसर होता है -1। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस का एफ एस। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा कम वर्क डन किसमें प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव वर्क डन।
बात समझ आई है? सबसे ज्यादा काम बर्डन किसमें प्रोड्यूस हुआ? नेगेटिव बर्डन, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? नेगेटिव। बात समझ आ गई है? इधर बिठा सकता हूँ मैं, यहाँ बिठा सकता हूँ भाई, ये वाला। वर्क डन जो है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये क्या होता है? नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी एक्ट करेगा किसी भी दो बॉडीज के दरमियान, उसका बर्डन क्या होगा? नेगेटिव। बर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। वर्क डन along the close path, वो क्या होता है? जीरो। किसी भी क्लोज पाथ पे जब हम बर्डन प्रोड्यूस करवाते हैं तो वो क्या होता है? जीरो। सही है? जैसे सर्किल है, ट्रायंगल है, ये क्लोज पाथ है ना, रेक्टेंगल है, जहां से चले वहीं पे आके रुकते हैं, तो बर्डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बर्डन अलोंग द क्लोज पाथ इज जीरो। सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से चलना शुरू किया, दोबारा ए पॉइंट पर आ गए, तो बर्डन उसका क्या होगा? जीरो। अब इसकी एग्जांपल से लेके जा रहेगा। हमने पढ़ा किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे तो वो क्या होता है? बर्डन। सही है? अब एक ब्रीफ केस है, ठीक है ना, उसको उठा करके कोई भी एक पर्सन है, वो कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा है। ब्रीफ केस उठाया, उठा करके उसको ऑफिस लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। ब्रीफ केस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, ये ब्रीफ केस है, सही है। और यहाँ से इस डायरेक्शन से, यहाँ से यूं परपेंडिकुलर उस पे क्या लग रहा है? फोर्स। जो हैंड की डायरेक्शन है वो यूं है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो मतलब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री। अब ये बताओ कि इसमें फोर्स लग रहा है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन से उठ करके कहाँ जा रहा है? एक डिफरेंट पोजीशन पर जा रहा है। तो वर्क डन की डेफिनेशन जो बताई गई है नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में, वो ये बताई गई है कि किसी बॉडी के ऊपर क्या लगे? फोर्स लगे, और फोर्स लगने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करे? डिस्प्लेसमेंट। तो उसको क्या कहते हैं? वर्क डन। अगर हम उसको इस कंडीशन से देखेंगे तो जो हमारी जो डेफिनेशन है ना, उसकी डेफिनेशन जो इस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें बॉडी में बर्डन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन फिर भी इसका बर्डन कितना आएगा? जीरो। तो फर्स्ट डेफिनेशन समझने के लिए, किसी को बताने के लिए नॉर्मल अंदाज में ओके है, लेकिन आपको इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जो एक्चुअल डेफिनेशन है बर्डन की वो क्या है? कि जब भी बर्डन प्रोड्यूस होता है दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जब भी प्रोड्यूस होता है दो चीज़ें, सबसे पहला मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। नंबर वन इज द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। Whenever there is a concept of burden, the first thing must have to remember that is the action of force, that is called the mechanical influence. मैकानियाती असर। Mechanical influence means the thing which is responsible to produce the motion in the body. वो चीज़ जो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर दे? मोशन प्रोड्यूस कर दे, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, मैकानियाती असरात या असर। जैसे ये फैन है, मैकेनिकल थिंग की वजह कर ये मूव कर रही है, ठीक है। गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो मैकेनिकल थिंग की वजह कर जो है वो मूव कर रही होती है। हमारी जो बोन्स हैं ये भी मैकेनिकल थिंग्स की वजह कर जो है वो एक बोन दूसरे बोन पे क्या कर रही होती है? ओवरलैप कर रही होती है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है इसके दरमियान। जैसे ये डस्टर है, अभी इस पर अगर मैं मैकेनिकल इन्फ्लुएंस अप्लाई करूँगा तो मैकेनिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा? इसको यहाँ से उठाया और उठा करके यहाँ पे मैंने ला के रख दिया, तो ये हो गया इसका एक मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, सही है। तो ये किसी में क्या है? एक्चुअली में फोर्स है। तो एक मैकेनिकल इन्फ्लुएंस जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बर्डन, एंड सेकंड थिंग व्हिच इज मोस्ट नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बर्डन, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी की एनर्जी में तब्दीली आनी चाहिए। पहले अगर 25 जूल था तो वो 25 से या तो 20 जूल हो जाए, मतलब कम हो गया तो नेगेटिव बर्डन होगा, और अगर वो बढ़ जाए 25 से 30 जूल हो जाए तो उसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव बर्डन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। So in order to produce the burden, the two things must have to remember. Number one is the mechanical influence, and number second is the change of the energy of the body. तो फर्स्ट डेफिनेशन से कंप्लीट डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। आपने यहाँ पर पढ़ा कि फोर्स लगेगा, बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्प्लेसमेंट। उसी की कंडीशन
उसी के फॉर्मूले से F is cos थीटा, वो जो मिनिमम बर्डन है वो क्या बता रहा है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो बर्डन क्या हो जाएगा, 0। पहले डेफिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना इससे, तो इसीलिए हम सेकंड बात के सामने रखते हैं वो क्या है, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस एंड चेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी, दिस टू थिंग्स कंबाइन टुगेदर व्हिच 100% satisfy the definition of the burden। बात समझ में आ गई है? बर्डन की यूनिट क्या होती है, जूल। बर्डन की यूनिट क्या होती है, और मैंने आपको क्या बताया, बर्डन इज अ काइंड ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी की एक किस्म, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी को कहा जाता है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी इज द एबिलिटी बाय व्हिच द बॉडी प्रोड्यूसेस द बर्डन। तो वर्क डन एंड एनर्जी जो है वो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। बर्डन की यूनिट भी जूल, एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल, क्योंकि बर्डन एनर्जी की किस्म है। बात समझ आ रही है? तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो है क्या, जूल। ये क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है भाई। किसकी यूनिट है, एनर्जी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इट, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है बेटा, बराबर। और वो कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो यहाँ पे क्या है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की कोई सबसे छोटी यूनिट पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की कोई सबसे बड़ी यूनिट पूछेगा तो, अगर कोई पूछेगा एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है तो क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर। दिस इज द बिगेस्ट एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, kWh, किलोवाट आवर। कौन सी यूनिट है ये, बिगेस्ट यूनिट। या इसको और क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट। घरों में जो बिलिंग सिस्टम आ रहा होता है ना, 1 किलोवाट आवर कंप्लीट होता है 1 यूनिट के बराबर हो जाता है। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, ये होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। मिलियन वोल्ट, मिलियन मेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा 10 की पावर पॉजिटिव 6, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा, ये मेगा है ना, 1 एक्सपोनेंट क्या, मेगा 10 की पावर पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे एक चीज हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है डेका, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद आता है पीको। तो ये सारे माइनस पर हैं। डेसी कितना होता है, डेका कितना होता है, जैसे सर सबसे पहले हमारे डेका 10 की पावर 1, फिर उसके बाद आता है हमारे पास हेक्टो 10 की पावर 2, फिर किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। सही है। फिर वापस आ जाओ पीछे, डेसी 10 की पावर -1, फिर उसके बाद सेंटी 10 की पावर -2, फिर उसके बाद मिली 10 की पावर -3, फिर उसके बाद माइक्रो 10 की पावर -6, फिर उसके बाद नैनो 10 की पावर -9, फिर पीको 10 की पावर -12। तो ये जो है ना मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो अगर मेगा लगा हुआ तो मेगा की जगह क्या रहेगा 10 की पावर, फिर माइक्रो लगा हुआ तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो किलोवाट आवर इज द बिगेस्ट एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के बराबर होता है ये। तो दो चीजें सामने आई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी।
इसमें लगा हुआ था वॉट, तो बच्चे समझते पावर की यूनिट है, लेकिन पावर नहीं, एक्चुअली में ये क्या है, वर्क डन। 1 कैलोरी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैलोरी भी इस्तेमाल करते हैं। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल, ठीक है। 1 BTU ये होता है 1055 जूल के बराबर, BTU फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं ना AC, उसमें लिखा होता है 12,000 BTU, 18,000 BTU। तो 12,000 जो BTU है वो बराबर होता है 1 टन के। जब ऐसे खरीदने जाते हैं तो बोलते 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है। तो अगर वो 1 टन है तो उसमें कितनी एनर्जी, 12,000 BTU। अगर वो 2 टन का है तो वो कितना है, 24,000 BTU। अगर वो 1.5 टन का है तो वो कितना है, 18,000 BTU। बात समझ आ रही है सब? तो ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज है, आपको याद होनी चाहिए, सही है। मिटा दो मैं ये सब। एक चीज होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक चीज क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, जूल। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो मतलब पोजीशन इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? एक मार्कर है, वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है, सही है। हाइट जो है वो 2 मीटर है और इसका मास है 2 kg। सपोज 2 kg, ग्रेविटी 10 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है 2 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स द 40, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 40। अब सवाल को समझेंगे। ये मार्कर उठा करके मैंने 5 मीटर हाइट पे रखा एक टेबल के ऊपर, सही है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं 50 जूल, कितनी बता रहे हैं। फिर इसी मार्कर को मैंने टेबल के ऊपर ही थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा आगे इधर यहाँ पे रख दिया, टेबल के ऊपर ही। तो पूछने बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, सेम होगी, क्योंकि हाइट चेंज नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट। हाइट चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, हाइट ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी। जब तक हाइट चेंज नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। बात समझ आ गई है? अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv²। मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना, मास को डबल तो काइनेटिक एनर्जी, मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितना, डबल होगा ना भाई। मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, स्पीड डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितना, स्पीड डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखते हैं, सही है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, 12 mv। अब स्पीड कितना कह रहे हैं, 2 v का क्या हो जाएगा, ये
काइनेटिक एनर्जी बाहर, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ये हाफ ऐसे ही रहा, ये 2f कर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो गई इसकी जगह क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 4 बात में आ गई है। अगर काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी को स्पीड को हम अगर ट्रिपल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है बात में आ गई है नहीं आ गई बिठा सकता हूँ ये अटेंडेंस हो गई सबकी अटेंडेंस का बोल इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या हो जाना कन्वर्ट हो जाना, इंटरचेंज हो जाना, सही है। तो इसके लिए इक्वेशन है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh, इसका फार्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर ये वाला मास और ये वाला मास क्या करवा दें तो v स्क्वायर किसके बराबर बचेगा तो अगर सवाल है तो इस तरीके से गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं, बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी। एक ऑब्जेक्ट को कहां से गिरा रहे हैं 10 मीटर हाइट से। अभी तो समझेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा बताइए एट द मैक्सिमम हाइट, सही है। यहाँ पे कौन सी हालत में रेस्ट की हालत में, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा मैक्सिमम ड्यू टू द मैक्सिमम हाइट, और इसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। तो एक पॉइंट के ऊपर एक चीज मैक्सिमम हो सकती है, इसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अच्छा, एक पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह क्या है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट जो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर के इस पोजीशन तक है, हाइट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम। अब यहाँ पर आप देख रही है रेस्ट की हालत में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ mv स्क्वायर। अगर स्पीड को 0 कर देंगे तो पूरा फैक्टर क्या रहेगा 0। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा यहाँ पे 0। तो एक पॉइंट पर एक चीज मैक्सिमम होती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो आपस में रिलेशन बनता है वो इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, अब ये जहाँ से ये पॉइंट ए है, अगर ये बॉल जो है वो ए पॉइंट से ड्रॉप हो नीचे की तरफ सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ, सही है, और यहाँ पर आ रही है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, टकराने से पहले, सही है। तो देखिए टकराने से पहले जब मौजूद होगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या थी 0, जब ये गिरेगा तो स्पीड इसकी कम होगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ते 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 टकराने से पहले इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है मीन पोजीशन पे। सिंपल पेंडुलम भी होता है ना हमारा, सिंपल पेंडुलम जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो एक पोजीशन की और एक पोजीशन, यहाँ से मैंने एक रेफरेंस लाइन खींची थी सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे क्या है हाइट,
तो इस हाइट में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे एट द एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज द सिंपल मैटर इज एट द मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और जब ये यहाँ से अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा O पे, तो यहाँ पर आगे साथ इसकी पोजीशन हाइट क्या हो जाएगी, 0। जब हाइट 0 की तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ड्यू टू द मैक्सिमम स्पीड। इसी तरीके से यहाँ पे जब ये टकराने वाला होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बात समझ में आई है? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर मैक्सिमम, फिर जब वो हाइट कम होने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी, कम, और कम हो रही है तो साथ में क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कम, और काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो हम ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो साथ में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़े और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़े, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो बताइए उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले सवाल की कंडीशन को समझना पड़ेगा। सवाल की कंडीशन क्या है कि एक बॉडी ड्रॉप हो रही मैक्सिमम हाइट से, तो हम बोलेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही वाली कंडीशन बनेगी। कंडीशन लगाया mgh इज इक्वल टू हाफ mv², मास से मास क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या फार्मूला बना, v² इज इक्वल टू 2g। तो 2g के जगह क्या पुट करोगे आप, 9.8 या 10, और हाइट 10 मीटर हाइट से गिर रही है, सबको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? तो अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाए तो उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, जिसके मुताबिक फाइनल फार्मूला क्या है, v² बराबर होता है बेटा किसके, 2gh के। g आपको पता होगा, h आपको मालूम होगा, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उसकी स्पीड मालूम कर सकते हो इस वाले फार्मूले से। बात समझ में आई है? नोट के देखो। डालिए के बाद क्या हो गया हमारे पावर। पावर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग पर टन, काम करने की शरह, द रेट ऑफ डूइंग। अभी जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखते हैं कितने बजे से बताते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बता रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड डैश। वेलोसिटी, हाँ भाई, बहुत आसान सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट टाइम। सबसे पहले तो ये छुपा दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आई बात है? बताए तो लग रहा बहुत आसान सवाल है, लेकिन जब तक समझ के नहीं पढ़ोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी,
और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया? एक्सेलरेशन। आई बात है में? पावर को इंडिकेट करवाते कैपिटल P से फार्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। सही है। ऊपर क्या रहेगा? नीचे क्या आएगा? पावर की यूनिट क्या बनती है? जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड एक्चुअली में किसके बराबर होता है? वॉट के। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। 1 जूल का वर्क डन प्रोड्यूस होगा 1 सेकंड में, तो इसका पावर कितना होगा? 1 वॉट। If 1 joule of work done produced by the body in 1 second, then the power generated equal to 1 watt. जो पावर जनरेट होगा वो कितना होगा? 1 watt का होगा। सही है। पावर का एक फार्मूला ये भी होता है P equal to F dot P, और पावर जो होता है डॉट हटा दे तो F क्या हो जाता है? cos थीटा। तो पावर को मैक्सिमम और मिनिमम भी करवा सकते हैं यहाँ से एंगल पे वैल्यू पुट करके। यहाँ पे क्या लिखा? वर्क डन अपॉन टाइम लिखा है ना। वर्क डन क्या है? इधर देखो भाई, ये वर्क डन है। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? F डॉट S। तो वर्क डन की जगह क्या आ गया? F डॉट, नीचे क्या है? ये F डॉट S अपॉन T ऐसे लिख सकते हैं। F डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो V इक्वल टू F डॉट V। फार्मूला क्या है पावर का? F डॉट V भी है। पावर का फार्मूला W अपॉन T भी है। सही है। अभी इधर देखो, यहाँ पे वर्क डन है ना, यहाँ पे वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है एक्चुअली में? एक वर्क डन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअली में? वर्क डन है। काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है? कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं बॉडी मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, बॉडी मोशन में रहती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन में लाने के लिए किसी बॉडी पे क्या लगाते हैं? फोर्स। और जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, और एट द सेम टाइम बॉडी मोशन में भी है। तो बॉडी जब मोशन में है तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने कहा वर्क डन। तो दोनों बात एक ही बन रही है ना। जहाँ वर्क डन होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी को उठा के मैंने ऊपर रखा तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हुआ, वर्क डन हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी भी है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इस हिसाब से जो पावर का फॉर्मूला है, ऊपर mgh भी आ सकता है, ऊपर हाफ mv² भी आ सकता है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है। बिकॉज वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम। बात क्लियर हो रही है नहीं? आपने इंटर में एक सवाल भी पढ़ा, अपम इज नीडेड टू अपलिफ्ट अ